Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 अगस्त 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रेड सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। वैसे आशा है कि आप लोगों ने आज का अखबार देखा होगा, लेकिन आज का अखबार बिल्कुल बेकार है। केवल एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल के ऊपर में पब्लिश हुआ है, वो भी नाटो के बारे में। कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से छान लिया है। लेकिन हम लोगों ने कुछ और आर्टिकल्स का भी यूज़ करा है आज के सेशन के अंदर में, जिससे ये जो सेशन हमारा रोज़ाना एक प्रोडक्टिव सेशन रहता है, वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, जिसमें एक पहला आर्टिकल है, अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, बहुत दिनों पहले ये पब्लिश हो चुका था। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, AIR, DD न्यूज़, PIB, सभी जगहों पे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं इसके बारे में। मामला है क्या, हमने थंबनेल में मेंशन कर रखा है प्लास्टिक नोट्स के बारे में, पॉलीमर नोट्स के बारे में। इसको पॉलीमर करेंसी ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पॉलीमर बेसिकली प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के नोट्स बनाने की बात की है। अब इसमें एक स्पेशल प्लास्टिक यूज होगा जिसको हम BOPP कहते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा वो क्या होता है। तो 10 रुपए के और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट सबसे पहले छापे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। 200 करोड़ नोट छपेंगे, 1 बिलियन 10 रुपए के नोट छापे जाएंगे, 1 बिलियन 20 रुपए के नोट छापे जाएंगे, जो प्लास्टिक के फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा। और अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉटन पेपर, एक स्पेशल पेपर है कॉटन पेपर, उसी पे ही हमारी जो करेंसी की प्रिंटिंग वगैरह है वो सारा का सारा काम होता है। तो हम लोग ये जो पेपर है इसका यूज़ ना करके एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक शीट का यूज़ कर रहे हैं। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी शुरुआत की जा रही है, मतलब एक तरीके से लागू करने के बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है, छोटी सी कोशिश, पहला कदम। अब सवाल यह है कि 10 रुपये और 20 रुपये के नोट ही क्यों चुने, इससे बड़ा नोट चुन लेते 500 रुपये का, 200 रुपये का। देखो 500 रुपये का या 200 रुपये का जो नोट है वो ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होता, आपने देखा होगा। 500 रुपये नोट ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, जब बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तभी सर्कुलेट हो रहा है, वरना तो हम UPI वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं। अब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो कैश में कर रहे हैं वो उसमें 10 रुपये 20 रुपये के नोट ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। जितने ज़्यादा सर्कुलेट होंगे पेपर करेंसी उतनी ही ज़्यादा धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती है। तो हर साल ऐसा बहुत सारा जो डैमेज नोट्स है वो RBI के पास में पहुंचता है, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा यहाँ पर मटेरियल के फॉर्म में करेंसी नोट को प्रिंट किया जाए, क्योंकि दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज़ ये काम कर चुकी हैं। दुनिया में 60 कंट्रीज़ हैं जो प्लास्टिक नोट्स को इशू करती हैं। तो हमने भी यही सोचा कि पेपर के बजाय ये जो करेंसी नोट है इसको एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक शीट के फॉर्म में बनाया जाए, जो लंबे समय तक टिकेगा। ये पेपर नोट्स के कंपैरिजन में 2.5 से 5 गुना ज़्यादा चलेगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसको फेक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखोगे जो जाली नोट्स हैं, नकली नोट्स हैं, वो भी प्रिंट हो जाते हैं। तो वो इसकी कॉपी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम एक स्पेशल कंपनी से जो ये प्लास्टिक्स है उसको ऑर्डर करेंगे, उसके माध्यम से ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया जाएगा। तो ये इस बार की 2026 की एक इंपॉर्टेंट खबर है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा कि RBI ने पॉलीमर करेंसी प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, सारे अप्रूवल गवर्नमेंट की साइड से मिल चुके हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब एक पहल, एक शुरुआती पहल की गई है कि हाँ 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट से शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट किस हद तक सक्सेसफुल होता है आने वाले समय पर, उसके बाद ही यहाँ पर हम इसको बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या सारे के सारे पेपर करेंसी प्लास्टिक नोट में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे? तो आंसर है अभी के लिए नहीं, कोई भी इसकी जानकारी नहीं है। अभी केवल 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट्स को बनाने की बात हुई है, दैट्स इट। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पुरानी वाली करेंसी कॉटन पेपर से बन रही थी, लेकिन ये नई वाली जो करेंसी है ये पॉलीमर एक प्रकार की स्पेशल प्लास्टिक से बन रही है। उस स्पेशल प्लास्टिक को एक नाम दिया गया है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BOPP, बैक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन। प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि इस प्लास्टिक से ही हम लोग क्या करते हैं, इस करेंसी को बनाएंगे। तो RBI ने डिसाइड किया है कि भाई RBI डिसाइड करेगा फर्दर कि भाई इसको बड़े स्केल पे लेकर जाना या नहीं लेकर जाना। अभी के लिए बड़े स्केल पर ले जाने की कोई जानकारी नहीं है,
कि सारे पेपर नोट रिप्लेस हो जाएंगे कंप्लीट तरीके से, तो आंसर है नहीं। याद रखना, खुद यहाँ पर वित्त मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइड से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पेपर नोट जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे। ये बस खाली एक्स्ट्रा एडिशन है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट जारी किया जा रहा है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक नोट भी प्रिंट कर सकें। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई की जो ये प्रिंटिंग कंपनी है, क्योंकि आरबीआई नोट्स को प्रिंट करता है, तो कहोगे नोट तो सरकार भी प्रिंट करती है, नहीं, कॉइन्स को सरकार प्रिंट करती है जो भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है। कॉइन्स के साथ साथ 1 रुपए का नोट भी यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू प्रिंट किया जाता है। बाकी सारे के सारे नोट्स यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई प्रिंट करता है। आरबीआई के पास में एक कंपनी की ओनरशिप है, उस कंपनी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BRBNMBPL। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में देखोगे तो ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। यही कंपनी है जो खासकर नोट को प्रिंट कर रही होती है। अलग अलग जगह पे आज भारत में ऐसा नहीं, केवल एक ही जगह पर, अलग अलग जगहों पे प्रिंट होते हैं। अभी आगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस कंपनी ने एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है कि भाई अलग अलग कंपनीज को, दुनिया भर की इंटरनेशनल कंपनीज को एक हमने ऑफर दिया है कि भाई कौन सी कंपनी हमको ये वाला स्पेशल प्लास्टिक ऑफर कर सकती है। हाई क्वालिटी का स्पेशल प्लास्टिक सीक्रेट तरीके से ऑफर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे एक सिक्योरिटी फीचर के साथ में हम अपने नोट्स को प्रिंट कर सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, इस पॉलीमर नोट के फीचर होंगे क्या, इसका क्या फ़ायदा निकल सकता है। पहली बात, नोट्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। एक इंटरनेशनल स्टडी कंडक्ट की गई है, उसके द्वारा पता चलता है कि जो पॉलीमर नोट्स हैं उनकी 2.5 से 5 गुना ज़्यादा लंबा जीवन होता है इन पेपर नोट्स के कंपैरिजन में। खासकर 10 रुपये 20 रुपये के नोट्स जो बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होते हैं इधर से उधर दुकानों पे, है ना, हाथों में लोगों के इधर से उधर सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर प्लास्टिक नोट बन जाएंगे तो भाई एक तो वो वाटर रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, पानी में छुपाना आसान होगा मजाक कर रहा हूँ, पानी में छुपाना नहीं, पानी से भीगना, यहाँ पर पानी से भीगने से बच सकता है, सिंपल सी बात है ना। अब पानी से भीगने से बचने के अलावा यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो नोट को ख़राब नहीं करेगा। कोई गंदगी है, डर्ट है, या मोड़ने से कई बार फट जाता है, या मतलब एक एक्चुअली में फाड़ देना, तो इससे ना जो करेंसी है, करेंसी का जो डैमेज है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये डैमेज रेजिस्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बात आती है बेटर सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। सिक्योरिटी फीचर्स में, क्योंकि इसको इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ में बनाया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट विंडो, इसमें जो नंबर्स लिखे होंगे वो मेटेलिक न्यूमरल्स होंगे, ठीक है। थ्रेड जो यूज़ होगा मैग्नेटिक स्यूडो थ्रेड होगा, होलोग्राम्स होंगे, शैडो इमेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, और डबल टैक्टाइल मार्क्स वगैरह लगाए जाएंगे, ठीक है, जो थोड़े से उभरे हुए मार्क्स होते हैं ना, जिससे कि एक इंसान मतलब जो देख नहीं सकता है वो टच करके बता सकता है, कि छू के बता सकता है कि भाई यहाँ पर ये कितने रुपए का नोट है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होने वाली है, जिससे क्या होगा कि जो जाली नोट बनाने की प्रक्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा कि भाई इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को तैयार करना, और कोई करेगा भी तो उसमें एक्सपेंसिव कॉस्ट फिर लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इंडिया को प्लास्टिक करेंसी की जरूरत पड़ क्या गई। जैसा चल रहा है चलने दो इतने टाइम से, अब हम प्लास्टिक करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आरबीआई का जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके अंडर में आप देखोगे इंडिया जो है हर साल 20 से लेकर 24 बिलियन डैमेज बैंक नोट्स को हर साल हैंडल करता है। इंडिया में इतने नोट्स हर साल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। करेंसी का जो मैनेजमेंट है उसकी कॉस्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि आप देखोगे, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया को प्लास्टिक करेंसी किस लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी। क्योंकि आज करेंसी जो पेपर वाली है वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोबारा छापनी पड़ती है आरबीआई के पास में बहुत सारा पैसा, ये डैमेज करेंसी इकट्ठा होती है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक नोट्स होंगे ये लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। तो इससे जो लॉन्ग टर्म बार बार प्रिंटिंग का कॉस्ट जो आता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेशन, डिस्ट्रक्शन, ये जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट कम हो जाएगा। एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा कि भाई लंबे समय के लिए हम लोगों ने ये नोट्स छाप दिए हैं। और जो फेकिंग वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, ये फेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक नोट्स बहुत हार्ड हो जाता है इसको कॉपी करना, या एग्जैक्टली उसकी बिल्कुल एक सटीक कॉपी को तैयार करना, जबकि पेपर पर ये काम करना ईजी हो सकता है। फिर क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली यूज्ड नोट्स। भाई यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया 10 रुपये या 20 रुपये का नोट यूज़ हो रहा है, तो प्लास्टिक के नोट जब ये होंगे तो लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। और क्या ये इंडिया अकेला पहला कंट्री है जो ऐसा काम कर रहा है? नहीं, बहुत सारे देश हैं जो पॉलीमर करेंसी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने प्लास्टिक नोट्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी आज से बहुत समय पहले 1988 में इन्होंने प्लास्टिक नोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए।
फिर और भी लगभग 60 कंट्रीज़ हैं, हम बहुत लेट हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। 60 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, रोमानिया, बारबाडोस, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम है। इसमें आप देखोगे 60 कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया में जो ऑलरेडी प्लास्टिक करेंसी या पॉलीमर करेंसी का ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो मेन नोट को प्रिंट करने की जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में BRB एंड MPL हम इसको कहते हैं। 1995 में इस बॉडी को बनाया गया था। RBI की ओनरशिप इसके पास में है, मतलब इसकी ओनरशिप RBI के पास में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर कर्नाटका के अंदर में इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। और इसकी प्रिंटिंग प्रेस अलग अलग जगह पर, मैसूर में है, वेस्ट बंगाल के अंदर सलबौनी में है। आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर मैप है जिस मैप के अंदर बताया गया है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर नोट और सिक्के दोनों बनते हैं। नोट की जब हम बात करेंगे, सिक्के की बात करेंगे, तो देखो सिक्के नोएडा में भी बनते हैं, मुंबई में यहाँ पर एक जगह है, हैदराबाद में, कलकत्ता में सिक्के बनते हैं। और इन सिक्कों की अलग अलग पहचान आपने देखा होगा। सिक्के में जैसे मान लो यहाँ पर ये कॉइन है, इस कॉइन में नीचे तारीख लिखी हुई होती है कि कब सिक्का बना हुआ है। उसके नीचे आप डॉट देखिएगा, कहीं पर डायमंड बना हुआ होता है, कहीं पर केवल सिंपल डॉट बना हुआ है, जो दिखाता है कि भाई यहाँ पर कौन सी जगह से वो सिक्का बनकर आया है। ठीक है। नोट प्रिंटिंग की बात करेंगे तो भाई मैसूर हो गया, देवास हो गया, नासिक हो गया एंड सलबोनी हो गया, जहाँ पर नोट प्रिंट किए जाते हैं। तो RBI करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, RBI की कॉइन मिंट्स कहाँ पर है, तो कॉइन मिंट्स भी हमने डिस्कस करे, करेंसी नोट्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा कि जैसे हम लोग कॉइन्स को इशू करने की बात करते हैं तो कॉइन्स का मेन काम डायरेक्टली भारत सरकार संभाल लेती है, ठीक है, या 1 रुपए का नोट जो है वो भी भारत सरकार ही इशू करती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब हम RBI की बात करते हैं तो RBI सारे बड़े नोट जो हैं वो RBI के अंडर में आते हैं, RBI उसको यहाँ पर इशू करता है। ठीक है, 1 रुपए का नोट, सिक्कों का काम भारत सरकार देख लेगी, बाकी सारे जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बड़े नोट्स हैं, वो सब RBI के थ्रू यहाँ पे इशू करे जाते हैं, याद रखिएगा। तो हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया, पॉलीमर नोट्स के बेनिफिट हमने डिस्कस करे, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, क्लीनर, स्ट्रॉन्गर, सेफर करेंसी होगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे, इंडिया की जो कैश इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि हम लोग UPI का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, आज छोटी छोटी पेमेंट्स, आज 10-5 रुपए की पेमेंट्स भी यहाँ पर UPI के जरिए हो रही हैं, है ना। हमने देखा एनुअली बेसिस पे 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितने रुपए का ये नहीं पता, 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एनुअली। ठीक है, तो काफ़ी पैसा, तो यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए केवल आप कह सकते हैं UPI के जरिए सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो गया है, कैश का इस्तेमाल हो रहा है और अभी होगा भी आगे, क्योंकि सभी लोगों को उस तरीके से जो डिजिटल लिटरेसी है वो सभी लोगों के पास में नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये एप्लीकेशंस यूज़ करने नहीं आ पा रहे हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे समय अनुसार। तो ये जो कैश है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे अभी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कंटिन्यूसली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भी, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर इन प्लास्टिक नोट्स को लेकर आना बेहद ज़रूरी बन जाता है। फिर चैलेंजेस क्या है इसके अंदर में, पहला चैलेंज यही होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी इसके अंदर में। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। पेपर नोट्स में हम बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि हर साल हमने देखा कि बहुत सारे नोट ऐसे हैं, हज़ारों की कगार में नोट्स ऐसे हैं जो बेकार होते हैं, तो दोबारा प्रिंट करने पड़ते हैं, तो उसमें रेगुलर कॉस्ट रहती है हर साल की। प्लास्टिक नोट्स को एक बार बना दिया तो उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा है। तो जो ये पॉलीमर नोट्स हैं इनकी कॉस्ट लगभग पेपर नोट से 30 से 60% बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक बड़ा चैलेंज यही है भाई, क्योंकि आपने देखा कि ये प्लास्टिक नोट्स हम किससे बनाएंगे, एक स्पेशल प्लास्टिक से। उस प्लास्टिक को हमने क्या नाम दिया है, BOPP, यानी कि पॉलीप्रोपाइलीन से यहाँ पर ये जो प्लास्टिक का फॉर्म है इसी से नोट बनेंगे। लेकिन भाई ये जो पॉलीप्रोपाइलीन है ये इंडिया इंपोर्ट करता है। आज पॉलीप्रोपाइलीन की जो रिक्वायरमेंट है भारत के अंदर में, उसकी 1/5 रिक्वायरमेंट केवल हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। आपने देखा जब वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बीच में, फरवरी में आपने देखा होगा, तो पॉलीप्रोपाइलीन का भी शॉर्टेज हो गया था। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई इंडिया की डिपेंडेंस है, क्योंकि ये प्लास्टिक्स बनता किससे है, क्रूड ऑयल से। क्योंकि ये प्लास्टिक का जो मेन डिपेंडेंट है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस, सप्लाई डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो अचानक से प्लास्टिक का शॉर्टेज, और जहां यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलीन का शॉर्टेज हुआ, क्या वहां पे नोट्स बनाने बंद कर दी जाएंगे, क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक चैलेंज ये भी है, क्योंकि ATM मशीन्स जो काउंटिंग वगैरह करती हैं या नोट हमको प्रोवाइड करवाते हैं, आप ATM के जरिए जब कैश विड्रॉ करते हैं, तो वो जो मशीन्स हैं वो हैबिचुअल हैं पेपर नोट्स के प्रति।
ठीक है। तो अभी जो एटीएम्स हैं उनमें उनमें मॉडिफिकेशन करना होगा, जो सॉर्टिंग मशीन्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करना होगा, वेंडिंग मशीन, कैश प्रोसेसिंग सिस्टम सब में बदलाव करना होगा, जिससे यहाँ पर ये जो नोट्स हैं इनको सही तरीके से ये मशीन्स हैंडल कर सकें। फिर रिसाइकलिंग चैलेंज हो सकता है। ठीक है, पॉलीमर नोट्स के लिए हमें एक स्पेशल रिसाइकलिंग फैसिलिटी चाहिए होगी। हालांकि इसको आप एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि भाई जो पॉलीमर नोट्स है इसको कई बार रिसाइकिल करना आसान भी हो जाएगा। जहाँ पे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से नोट्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और जो भी मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है पूरे आर्टिकल का उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देंगे। चलिए फटाफट अपने कमेंट सेक्शंस ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखो फटाफट। सवाल यह है, विद रेफरेंस टू पॉलीमर करेंसी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉलीमर करेंसी को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो पॉलीमर बैंक नोट्स हैं ये किससे बनते हैं? बाइक्शली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन से। सेकेंड, पॉलीमर नोट्स जनरली 2.5 to 4 टाइम्स ज़्यादा इनकी लाइफ टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉटन पेपर नोट्स। थर्ड, गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो कंप्लीटली सारे के सारे जितने भी पेपर नोट्स हैं उसको वो रिप्लेस कर देगी प्लास्टिक नोट्स के साथ में। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। जल्दी जल्दी आंसर लिखो। तब तक आते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है, जो ग्लॉ लेक है ये भारत की 101वीं रामसर साइट के अंदर में कवर कर दी गई है। ठीक है, तो भारत के पास में अब टोटल 101 रामसर साइट्स हो चुके हैं। याद रखिएगा, रामसर साइट में हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट वेटलैंड को शामिल करते हैं। वेटलैंड मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर परमानेंटली या सीजन वाइज पानी रहता है, ऐसे लैंड एरिया में हम उनको वेटलैंड्स कहते हैं। इसमें हमारी लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब वेटलैंड्स के अंदर में आती हैं। तो जो वेटलैंड्स को कई बार खतरा बहुत ज़्यादा होता है ना कि भाई इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं उसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिले, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए उस वेटलैंड को रामसर साइट में कवर कर लिया जाता है, ताकि रामसर साइट में कवर होने के बाद में अब हम उस वेटलैंड की सुरक्षा की बात करेंगे। समझे? तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी ग्लॉ लेक के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। पीआईबी के अंदर में पब्लिश हो चुका है न्यूज़ ऑन एआईआर, यानी कि सभी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल कह सकते हैं जो भी साइट्स हैं वहाँ पे पब्लिश हुआ है, और यूपीएससी आजकल इन्हीं को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है। अच्छा, इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर मिलते हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में, और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर दिया गया है आपको 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, क्योंकि पुराना सभी करंट अफेयर का कंटेंट पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल है। जब आप ग्रुप में शामिल होंगे सारे पीडीएफ्स आपके पास में आ जाएंगे, और फिर नए पीडीएफ्स जो अपलोड होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अमाउंट रिकवर हो जाएगा। और याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्लॉ लेक के बारे में, तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। ग्लॉ लेक को रामसर साइट में ऐड कर दिया है। ये ग्लॉ लेक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पर एक खास चीज़ और होती है कि अरुणाचल प्रदेश से पहला कोई यहाँ पर वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में कवर किया गया है, और भारत का 101वां रामसर साइट है। इसी के साथ में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं दुनिया में जिसके बहुत सारे रामसर साइट्स देखने को मिलते हैं, यानी हमने अलग अलग झीलों को रामसर साइट की लिस्ट में कवर कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा चलो, ये तो बात हो गई 101वें नंबर की। मुझे बताओ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले 100th रामसर साइट के बारे में पढ़ाया था। जो 100वीं रामसर साइट है वो बताओ कौन सा स्टेट में है, और वो कौन सी रामसर साइट है? जल्दी जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। रटा रखा है, ये रिवीजन भी करवाया था। तो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है? ग्लॉ लेक। ठीक है, नाम याद रखेगा, ग्लॉ लेक। इंडिया के पास में कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 101, 101। अरुणाचल प्रदेश को अपनी पहली रामसर साइट मिल चुकी है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से। ग्लॉ लेक कहाँ पर प्रेजेंट है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही आपका कामलंग टाइगर रिजर्व है, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इन्हीं टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले रेंज में ही ग्लॉ लेक प्रेजेंट है, ये झील प्रेजेंट है।
ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, साफ पानी यहाँ पर मिलता है पीने के लिए। एंड फ्रेश वाटर लेक के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है, यानी कि जो हमारी बर्ड्स की अलग अलग दुनिया भर में जो चिड़िया की स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर रहती हैं। ग्लॉ लेक को एक बर्ड एरिया माना गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। इवन आपने सुना होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको वाइट बेलाइड हेरॉन के बारे में पढ़ाया था, एक ऐसी बर्ड जिनकी बहुत ही कम संख्या बची है, वो खत्म होने की कगार पर है, कंप्लीटली खत्म होने की कगार पर, याद है? अभी पढ़ाया था, अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है, वो भी इस झील के पास पाई जाती है, याद रखिएगा। और ग्लॉ लेक के आसपास का पूरा रीजन, क्योंकि ये झील कहाँ पर है, मैंने आपको बताया टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ये झील प्रेजेंट है। तो इस झील के आसपास का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे टाइगर्स भी पाए जाते हैं, लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं एंड स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं। बिग कैट की 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। तो यह है इंपॉर्टेंस, बचाना है हमें इस झील को, इसीलिए रामसर साइट में कवर किया गया, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल पहचान देने के लिए। व्हाइट बेलाइड हेरॉन, जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा था, ये बर्ड स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, खत्म होने वाली है ये स्पीशी। अगर हमने कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं दी तो कंप्लीटली ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ये भी यहीं पर पाई जाती है। और इतना ही नहीं, ग्रेटर हॉर्नबिल, हुलो गिबो, एशियन गोल्डन कैट, एशियाटिक ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, ये सारी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, जो केवल और केवल इसी रामसर साइट के आसपास हमको मिलती हैं, याद रखिएगा, यानी ग्लॉ लेक के आसपास प्रेजेंट है। ये ग्लॉ लेक बहुत पवित्र स्थल माना गया है अरुणाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ की साइड से। फॉर एग्जांपल मिशमी कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो उनके लिए बहुत पवित्र स्थल यहाँ पर यह है, वो पवित्र स्थल के तौर पे इसको मानते हैं। वेटलैंड की जब मैं बात करता हूँ तो हमने डिस्कस किया वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो पानी से कवर है, वो ज़मीन परमानेंटली या सीजनली पानी से कवर होती है, चाहे वो झील, मार्शेस, स्वैम, मैंग्रोव, फ्लड पिन, एस्टवरीज कुछ भी क्यों ना हो, उसको हम रामसर साइट में कवर करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वेटलैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें साफ पानी प्रेजेंट है, भाई झील वगैरह में पानी तो है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, बारिश होती है तो बारिश का एक्स्ट्रा पानी ये सोख लेते हैं, तो फ्लड से हमारे एरिया को बचाते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार वेटलैंड्स को हम डिस्ट्रॉय करते नजर आ रहे हैं, एनवायरमेंट तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं ना, तो वेटलैंड्स को भी लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं भाई वेटलैंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो हम उसकी सुरक्षा करने की बात करते हैं, और सुरक्षा करने का यही एक मेन तरीका हो जाता है कि वेटलैंड को उठाकर रामसर साइट के लिस्ट में कवर करवा दो। रामसर साइट में कवर होना मतलब कि एक इंटरनेशनल लिस्ट में शामिल हो चुका है, दुनिया की तरफ से यहाँ पर उस पर नज़र है, दुनिया की पहचान, मतलब दुनिया उसको एक पहचान दे रही है कि भाई ये रामसर साइट है जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये रामसर साइट होता क्या है? देखो, रामसर ईरान के अंदर में एक शहर है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया और ये बोला कि हमारे देशों में जो झील प्रेजेंट है हम उसकी सुरक्षा की बात करेंगे, और कंट्रीज़ ने मिलकर रेटिफाई किया। इंडिया ने भी यहाँ पर रामसर कन्वेंशन को ऑलरेडी रेटिफाई कर लिया था, याद रखिएगा। और इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? 1982 में। 172 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो आज मेंबर्स हैं किसकी? रामसर कन्वेंशन की। और कन्वेंशन का मेन पर्पस यही है, अलग अलग देशों में जो वेटलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उनको रामसर लिस्ट में कवर करके उनकी सुरक्षा की बात करना। और इंडिया की पोजीशन अब कहाँ पर आ चुकी है? हमारे पास में टोटल 101 रामसर साइट्स हैं। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत के पास में है, और दुनिया में तीसरे नंबर पर हम आते हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम हो गया, सेकंड नंबर पर मैक्सिको हो गया, थर्ड नंबर पर इंडिया हो गया, जिसके पास में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ग्लॉ लेक का इंपॉर्टेंस आपको बता ही चुका हूं भाई, ग्लॉ लेक के आसपास कितनी सारी एक हाई डाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज ढेर सारी यहां पर मिलती है। ठीक है, वेटलैंड्स को कई बार किडनी ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना कह सकते हैं कि वाटर को फिल्टर करने का काम कर रहा है, वाटर को ग्राउंड में रिचार्ज करने का काम कर रहा है, पानी को सोखने का काम कर रहा है, बाढ़ से बचाने का काम कर रहा है। तो कई बार किडनीज ऑफ द अर्थ भी यहाँ पर इसको कहा जाता है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताओ किडनीज ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ये एनवायरमेंटल टर्म मिल जाए तो याद रखिएगा वेटलैंड्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखो इसमें कोई ज़्यादा मेजर क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बना तो इस तरीके का सिंपल प्रश्न बन सकता है आपसे वनडे एग्जामिनेशन में भी, कि बताओ ग्लॉ लेक हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से इंडियन स्टेट में प्रेजेंट है, जरा बताएं। सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में? लिखो जल्दी जल्दी आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यूरोप पायनियर्स फायर फाइटर डोंकीज के बारे में। आपने गधों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, डोंकीज के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक आता है फायर फाइटर डोंकी, जो आग से लड़ सकता है कुछ इस प्रकार से, हाथ में पाइप पकड़ के आग बुझा सकता है, नहीं मतलब कि ये एक AI जनरेटेड फोटो है,
लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, आपने देखा यूरोप के अंदर में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था वाइल्ड फायर का केस, याद है ग्रीस के अंदर में। तो ग्रीस में भी जंगलों में आग लग गई है जिसकी वजह से बहुत सारा जंगल डैमेज हो गया है। तो ग्रीस ने अपना जो कैनेडियर नाम का वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसका यूज़ किया पानी का छिड़काव करने के लिए, आग बुझाने के लिए। अब ऐसे ही आग के सिनेरियो बहुत सारी जगह से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं भाई। यूरोप में आप देखोगे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे जंगलों में आग लगी हुई है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस आग को बुझाने में ये जो देश है इन्होंने गधों का इस्तेमाल किया, डोंकीज का यूज़ करा, जिसको इन्होंने फायर फाइटर डोंकी का नाम दिया। ठीक है, अब ये फायर फाइटर डोंकी होते क्या हैं और कैसे ये आग को फैलने से रोक सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट भी होता है, फायर फाइटर डोंकीज भी होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे फ्रांस और स्पेन है इन्होंने देखा कि अभी पिछले कुछ समय पर बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर जंगलों में आग लग रही है, हज़ारों की कगार में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को उस जगह से बाहर निकाला जा रहा है ना। और इस पूरे जंगल का आग लगने का केस, इससे बनता हुआ जो रिस्क है लोकल कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए, अब यहाँ पर ये कंट्रीज़ डोंकीज़ का यूज़ कर रही हैं, गधों का इस्तेमाल कर रही हैं। गधे कैसे यूज़ करे जा रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीका है समझने का। ये मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे पूरे तरीके से घासें फैली हुई हैं, सूखी घासें बिल्कुल, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो सब सूख चुका है, सूखी घासें हैं, सूखे पेड़ हैं, और तुरंत वो आग पकड़ सकते हैं। अगर एक चिंगारी भी लगा दी हल्की सी तो सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं तुरंत। तो अब यहाँ पर किसी एरिया में जब आग लगी तो आग लगने के बाद में वो आग जब फैल रही होती है तो हम क्या करते हैं, डोंकीज को उतारते हैं। ये डोंकीज क्या करेंगे, ये इन सूखी घासों को चरना शुरू करेंगे, और जितना ज़्यादा सूखी घासों को चर लेंगे और जब ये उसके ऊपर में कूदेंगे ना तो घासें वो एकदम पहली बात तो सपाट हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी ग्राउंड से, है ना, दबा देंगे और चर के यहाँ पर उस एरिया को बिल्कुल साफ कर देंगे। तो एक ब्रेकर सा बन जाएगा कि ये जो आग वहाँ से फैलती हुई आ रही थी यहीं तक खत्म हो जाएगी, इसके आगे इनको कोई सोर्स ही नहीं मिला। आग जलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, और यहाँ पे फ्यूल का काम क्या कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है सूखे पत्ते, सूखी घास। अब यहाँ पर इन डोंकीज ने क्या किया, वो सूखी घास को एक लाइन से, एक बिल्कुल सपाट लाइन से इन्होंने खा के खत्म कर दिया। तो ये आग शुरू तो हुई थी लेकिन यहाँ पर आके खत्म हो गई, इस हिस्से से आग ये बढ़ना बंद हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये एरिया ऐसे ही जुड़ा हुआ होता पूरी तरह से तो ये आग पूरे एरिया को जला देती, कोई इतना आसानी से रोक नहीं पाता। समझे, तो डोंकीज का यहाँ पर इस तरीके से भी इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस इनिशिएटिव को लीड किसने किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली स्पेन के अंदर में ऐसी, जहाँ पे डोंकीज का इस्तेमाल करके फायर फाइटिंग के तौर पे यूज़ होता है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है तिवेसिया डोंकी फायर फाइटर्स और दूसरा ग्रुप है एल बुरिटो फेलिस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बने तिवेसिया फायर फाइटर्स या एल बुरिटो फेलिस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये डोंकी फायर फाइटर डोंकीज के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि अब डोंकीज को ही क्यों चुना गया, कोई और दूसरा एनिमल चुन सकते थे नहीं, डोंकी की एपेटाइट जो भूख है वो बहुत ज़्यादा होती है दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स के कंपैरिजन में, जो घास को चर सके उनके कंपैरिजन में डोंकी की भूख ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्गर है, पैर मजबूत हैं, हैवी वेट है, जिससे ये पूरी तरह से बाकी घासों को दबा सकते हैं, दूसरी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक पूरा रास्ता ये बना देते हैं जिससे कि आग जो है वो एक जगह से फैल के दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाती। ये जो इनिशिएटिव है इसके बेनिफिट्स आप देखोगे तो ये विन विन सिचुएशन है। एनिमल्स को भी भरपूर खाने को मिल रहा है, लोगों को जो आग है उससे बचने का मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया, लोग आग से बच गए, वाइल्ड लाइफ का जो रिस्क है वो, वाइल्ड फायर का जो रिस्क है वो कम हो गया, और एनवायरमेंट के अंदर में नेचुरल ग्रेजिंग हो रही है। तो एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। टिवेसिया डोंकी फायर फाइटर्स के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक ऑर्गेनाइजेशन 2020 में बनाई गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर। इसमें केवल पहले 3 गधे हुआ करते थे, ये बढ़ते बढ़ते इसमें 62 गधे कर दिए गए हैं, जो बेसिकली यूज़ करे जाते हैं जब कोई आग लग जाए तो घास को चरने में। घास चर के साफ कर दो जिससे कि यहाँ पर ये आग एक जगह से दूसरी जगह तक ना फैले। ये है भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी है क्योंकि गधों को इतना सिखाना पड़ता है, ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन में टाइम लग जाता है। पहली बात, हम गधों को ऐसी जगह से बचाते हैं कि भाई जंगलों में आग लग गई वहाँ से बचाया, फिर उनको सिखाया, 2 से 3 महीने लग गए, कई बहुत समय लग जाता है उनको फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिकवरी देने में, फिर उसके बाद उनका यूज़ करना, इस तरीके से टाइम लग जाता है। तो एक चैलेंजिंग प्रोसेस भी है यहाँ पर, बट आज के समय पर यूज़ हो रहा है यूरोप के अंदर में, फिर भी आज भी इस्तेमाल हो रहा है तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, आपसे एग्जाम में इसको लेकर ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने आपके सामने एक प्रश्न प्रेजेंट करा है, इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। फिलहाल जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है फायर फाइटर डोंकीज के बारे में, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, लेकिन पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो।
प्रश्न क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर फाइटर डोंकीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो फायर फाइटर डोंकीज हैं ये मदद करते हैं जंगलों में जो आग का रिस्क होता है इसको रिड्यूस करने में, नेचुरली बाय रिमूविंग ड्राई वेजिटेशन। सेकंड कहता है ये जो डोंकीज हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली जो मॉडर्न वाइल्ड फायर प्रिवेंशन मेथड्स हैं, बाकी सब तरीके को यहाँ पर ये हटा सकते हैं, कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। मैंने चैलेंज आपको बताया, तो थोड़ा लॉजिक भी लगाइएगा। मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा लॉजिक लगा के इसको यहाँ पे सॉल्व करना, कि बाकी आग बुझाने के तरीके भूल जाओ, केवल डंकी का इस्तेमाल करो, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनकी हैवी बॉडी की वजह से, वेट की वजह से ये कई बार जो वो घास है उनको दबा देते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे दब जाती है जिससे आग पकड़ना उनमें मुश्किल हो जाता है, तो फायर स्प्रेडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है? वैसे आंसर पता चल गया होगा, ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगला आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना ने अपना व्यापार वापस से रीस्टार्ट कर दिया है थ्रू शिप की ला पास, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस आपको देखने को मिल जाएंगे भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। पासेस क्या होते हैं भाई? ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके के अंदर में ये जो हिमालयस वाली रीजन है, इनमें बीच में जो जगह है आर पार जाने की, उसको हमने पास का नाम दिया, जहाँ जिसके माध्यम से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। पुराने समय में आप देखोगे ना, तो ये जो जगह है पीछे जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? ये कोई चाइना थोड़ी है, आज ही तो चाइना दिखाई दे रहा है, ये तिब्बत हुआ करता था, जिसको ऊपर बैठे चाइना ने कब्जा लिया। तो अभी तिब्बत जो है ये चाइना के अंडर में है, तो बॉर्डर यहाँ पर चाइना वाले ही पूरी तरह से इसको संभाल रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? शिप की ला पास की। ये शिप की ला पास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। एक होता है लिपू लेक पास, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और एक नाथुला पास। नाथुला पास आपका सिक्किम में है दोस्त, याद रखिएगा। लिपू लेक उत्तराखंड में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और ये तीनों बॉर्डर किसके साथ में शेयर कर रहे हैं? तिब्बत के साथ में। तो शिपकिला ये है जिसको ओपन किया गया, जिसके माध्यम से हम ट्रेड कर सकते हैं इंडिया चाइना के बीच में। क्योंकि इससे पहले आप देखोगे 1962 में जो वॉर हुआ था ना बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके बाद ये जो जगह है, ये जो पास, इसको बंद कर दिया गया था। फिर बाद में ये रीस्टार्ट होता है 2006 वगैरह में। फिर 2020 के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि 2020 में कोविड के समय पर भारत और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स के बीच में एक झड़प हो गई थी, काफ़ी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए, चाइना के बहुत सोल्जर्स मारे गए। अब होता यहाँ पर यह है, उसके बाद इन्होंने ज़्यादा डिस्कशंस करे नहीं, तो लगभग 6 साल बाद ये सिनारियो है कि हम दोबारा से ये जो पासेस हैं इनको ओपन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो व्यापार है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो किया जा सकेगा। तो ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाता है आपके न्यूज़पेपर का। आर्टिकल कहता है इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू शिपकिला रिज्यूम्स आफ्टर 6 ईयर। लगभग 6 साल बाद वापस से ये जो ट्रेड है इसको शुरू किया जा रहा है। ओके, अब आइए एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बाकी सारा जो फैक्चुअल डेटा है वो समझा देता हूँ। हुआ क्या है उसको हम लोगों ने समझ लिया कि भाई ये एरिया को वापस से ओपन कर दिया गया है। ट्रेड को रिज्यूम करना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है भाई? ट्रेड को वापस से रिस्टार्ट करने से जो हमारी इकॉनमी है वो मजबूत होगी, रोजगार जनरेट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इस रीजन के अंदर में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू होंगी, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव होगा, है ना। फिर हम शिपकिला के बारे में जब बात कर रहे हैं तो शिपकिला की लोकेशन आप लोगों ने देख ही ली है। शिपकिला एक माउंटेन पास है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। भारत की साइड में देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरी साइड पे देखोगे तो तिब्बत है। इन दोनों के बीच में ही ये पर्टिकुलर पास प्रेजेंट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आज एक हाईएस्ट मोटरेबल पास की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो 3930 मीटर की ऊंचाई पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो विलेज है, विलेज ऑफ खाब, हमारे हिमाचल प्रदेश का, जहाँ से ये शिपकिला पास गुजरता है, ठीक है। एंशिएंट सिल्क रोड जो हुआ करता था, शिपकिला उसका भी पार्ट हुआ करता था। इंडिया ने जब तिब्बत या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में व्यापार किया तो शिपकिला का बड़ा रोल हुआ करता था। पहले हम इस पास को पेमाला, शेयर्ड गेट या शेयर्ड पास के नाम से जानते थे, अब यहाँ पर इसको हम लोग शिपकिला के नाम से जानते हैं। फिर 1962 के इंडियन और चाइना वॉर के बाद में 1962 में जो भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो शिपकिला है वो एक्चुअल तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार्ट का हिस्सा बना। बाद में जो हमारी आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो हमारा इंडिया तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन देते हैं, तो आईटीबीपी ने ऑफिशियली यहाँ पर इसको शिपकिला का नाम दिया बाद में। और आज शिपकिला से एक नदी गुजरती है, प्लीज़ उसको याद रखिएगा, सतलज नदी। एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पे बन सकता है, सतलज नदी,
जिसको कई बार हम लैंकेन जैंगपो के नाम से भी जानते हैं, ये तिब्बत में प्रेजेंट है। तिब्बत से भारत में आती है ये नदी, सतलज नदी तिब्बत से बनकर आती है, तिब्बत में लैंकेन जैंगपो के नाम से है। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो शिप की ला के जरिए ही यहाँ पर ये नदी आ रही होती है। ठीक है, अब शिपकिला को ओपन किया गया इंडिया चाइना के ट्रेड के लिए। तो शिपकिला कोई इकलौती जगह नहीं है जहां से भारत चाइना के बीच में ट्रेड हो सकता है, दो और भी हमारे पास में ट्रेड पासेस हैं, और इसका इसीलिए मैंने जो पिक्चर है वो स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था। जैसे लिपुलेख पास के बारे में हमने डिस्कशन किया, लिपुलेख पास उत्तराखंड में प्रेजेंट है, नाथुला पास सिक्किम में प्रेजेंट है, एंड हमारा ये जो शिपकिला पास है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। लोकेशंस याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिसके जरिए इंडिया चाइना के बीच में एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यहाँ पे हो सकता है, और इस ट्रेड को वापस से रीस्टार्ट किया जा रहा है करंट समय पर। 6 साल बाद वापस से ये सारे के सारे जो पासेस हैं इनको ओपन किया जा रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका आंसर दीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट्स ओपन करो, आंसर लिखो इसका। विद रेफरेंस टू शिपकिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शिपकिला को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, जो सतलज नदी है वो इंडिया में एंटर करती है इसी पर्टिकुलर रीजन से आते हुए, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से निकलते हुए। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो शिपकिला है ये वन ऑफ द ऑफिशियल फ्रंटियर ट्रेड पास है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली करेक्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वैसे तो डिस्कशन हमारा एक आर्टिकल रह गया है, लेकिन ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में कल आराम से डिस्कस करूँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में कल हम आराम से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और नोट तो बना हुआ है, ऐसा नहीं है मैं आर्टिकल लेकर नहीं आया हूँ। तो आर्टिकल ये प्रेजेंट है और इसके सारे नोट बना दिए मैंने। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। नाटो के बारे में बात करेंगे, अमेरिका की जो नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है अबाउट नाटो वो क्या है ना, और जो 36वां नाटो समिट हुआ एग्जैक्टली अभी रिसेंटली जुलाई 2026 के अंदर में, उसमें क्या बदलाव हुआ। नाटो का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। नाटो में मैं अगर एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो ओवरव्यू क्या है, चलो ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आराम से समझ लेंगे। नाटो के अंदर में 32 कंट्रीज़ हैं, मेजरली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये जो 32 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, आप देखोगे ऐतिहासिक तौर पे ये हमेशा से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहे कि जब जब कोई आपदा आएगी अमेरिका हमको बचा लेगा, अमेरिका डिफेंस सिक्योरिटी देगा। लेकिन यूएसए ने पिछले साल ही नवंबर 2025 में अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दिया है, और अपना बदलाव ये करा है, ये कह रहे हैं कि हम नाटो को सपोर्ट तो करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिफेंस में सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें और चीज़ भी देखनी है। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं नाटो के मेंबर्स को अपना खुद का टारगेट बनाना होगा। भाई कब तक हम आपके लिए हथियार लेकर खड़े रहेंगे आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए, आप अपना खुद से डिफेंस पे स्पेंडिंग करो। नाटो मेंबर्स का जीडीपी का 5% खर्च करना होगा इन्हें, ये बात इन्होंने कहनी है। तो यूएस कह रहा है बाकी न्यूक्लियर वगैरह की प्रॉब्लम आएगी तो अमेरिका खड़ा है, लीडरशिप प्रोवाइड करवाएगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, लेकिन आपको अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर पे खुद खर्चा करना पड़ेगा। यूएसए कभी लंबे समय तक इस तरीके से खर्चा नहीं कर सकता, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और मैं आपको बता दूं इसी वजह से यूएस ने पिछले कुछ महीनों के अंदर में बहुत सारे जो अपने सोल्जर्स हैं उनको नाटो कंट्री से बाहर निकाल लिया है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल लिया है। अच्छा, नाटो में एक आर्टिकल आता है, आपको पता है ना, आर्टिकल 5। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भाई अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ तो हम सब मानेंगे हम सब पे अटैक हुआ और हम सब मिलकर उस कंट्री को अटैक करेंगे। दैट मीन्स इसमें 32 कंट्रीज हैं। अब 32 कंट्री में किसी एक पे भी अटैक हो गया तो 32 की 32 कंट्रीज एक्टिव हो जाएंगी और मिलकर उस पर अटैक करना शुरू करेंगी। ठीक है, आप देखोगे यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया 2022 में। यूएस ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स यूरोप में भेज दिए थे, लगभग 1 लाख सोल्जर्स, लेकिन अब धीरे धीरे करके अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर रहा है। अब केवल 75-80 हज़ार सोल्जर्स बचे हैं, बहुत हज़ारों सोल्जर्स यहाँ पर यूएस ने वापस से विड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि यूएसए कह रहा है बदलाव करो अपने आप। अब हम ज़्यादा आपको डिफेंस प्रोडक्शन नहीं दे सकते, डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि यूएसए को डर है कि चाइना ग्रो कर जाएगा। तो यूएसए चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में चाइना की ग्रोथ को रोका जाए। तो चाइना की ग्रोथ को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में वो ज़्यादा काम करेंगे, यूरोपियन यूनियन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। और नाटो का इवोल्यूशन कुछ ऐसे ही हुआ था। नाटो 1.0 बना था 1949 से 1991 के बीच में, ये जो कोल्ड वॉर का समय था, शीत युद्ध का समय था। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सोवियत यूनियन, उस समय पर जो रशिया था उससे डील करना, उसके बेसिस पे एक ग्रुप बनाया गया था। फिर आप देखोगे 1991 में रशिया कोलैप्स कर जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, रशिया बना, 15 अलग छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो सब जो पहले रशिया का पार्ट थे वो नाटो का मेंबर बन गए कि रशिया हमें कब्जा ना ले, हम नाटो का हिस्सा बन जाते हैं। 32 कंट्री का ग्रुप बन जाएगा, रशिया डरेगा एक बार हमें अटैक करने से। ठीक है,
क्यों डरेगा? क्योंकि एक के ऊपर अटैक किया, 32 के 32 कंट्रीज एक्टिव हो जाएंगे सारे के सारे। समझ रहे हैं? फिर आज का सिचुएशन क्या है? आज का सिचुएशन बदल चुका है। यूरोप से अब एक्सपेक्टेशन अमेरिका कर रहा है, भाई अपना डिफेंस खुद संभालो। न्यूक्लियर वगैरह की बात आएगी हम संभाल लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं खुद की स्पेंडिंग करो आप। यूएसए ने पूरे यूरोप के अंदर में बॉम्बर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अटैक सबमरीन्स, ये सब कम कर दिए हैं, जो दिखाता है कि यूरोप के पास में आज भी कंप्लीट मिलिट्री इंडिपेंडेंस आया ही नहीं। क्योंकि ये शुरू से ही अमेरिका के ऊपर निर्भर रह गए कि जब जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका आ जाएगा बचाने के लिए। बाकी चीज़ों पे फोकस किया। अब इनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है डिफेंस स्पेंडिंग में, और यहीं पर इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भाई इंडिया के लिए नाटो का ट्रांसफॉर्मेशन एक नई अपॉर्चुनिटी बनाएगा। क्योंकि डिफेंस के मामले में हमने भी बहुत कुछ ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। तो जब यहाँ पर ये लोग ग्रो करेंगे तो इंडिया यूरोप के साथ मिलकर काम कर सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर डील वगैरह भी कर रहा है यूरोप ने, बहुत सारी डील्स हमारे साथ में ऑलरेडी कर हुई हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कि भाई भारत के पास में ऑप्शन है, करंट सिनारियो को देखते हुए ऑप्शन हमें उठा लेना चाहिए। दैट्स इट। तो ये हुआ दोस्तों यहाँ पर, ये आर्टिकल भी हमारा समाप्त। सभी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। चलिए आज के लिए करते हैं डिस्कशन को ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।